नमस्कार दोस्तों, एडुनगर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो हर एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर अगर उसे एग्जाम में सक्सेस पानी है तो वो तरीका है नोट मेकिंग का। आज इस पूरी वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए किस तरीके से नोट मेकिंग की जा सकती है। और खासकर नोट मेकिंग इसलिए ज़रूरी है कि एग्जाम के दौरान जो रिवीजन है वो बिना नोट मेकिंग के नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे इफेक्टिव नोट मेकिंग किस तरीके से हो सकती है। साथ ही इस पूरी वीडियो हम देखेंगे कि द हिंदू, डेली करंट अफेयर, एनसीईआरटी, यूट्यूब वीडियोस, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल, गाइड्स और जो मिसलेनियस जो डाटा होता है, इन सभी से किस तरीके से नोट मेकिंग की जा सकती है। खासकर जो द हिंदू और जो डेली करंट अफेयर का जो पोर्शन है उसको काफी अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। स्टूडेंट्स के बीच में काफी क्वायरी रहती है कि इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, इन सभी जो मटेरियल है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि हमें एग्जाम टाइम में हेल्प करें। तो पूरी वीडियो हम देखेंगे, तो बने रहिए एंड तक, तभी आपको पूरी जो नॉलेज है वो मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे YouTube चैनल एडुनगर को YouTube पे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें और वीडियो देख सकें। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक से, न्यूज़पेपर से। हर एग्जाम के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो है न्यूज़पेपर, क्योंकि हर जगह अब जो जीके का पोर्शन है, करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये चूज कर लीजिए कि आपको कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। स्टूडेंट्स के बीच में बहुत क्वायरी रहती है कि हम द हिंदू पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। आपको जौन सा अच्छा लगता है वो पढ़ें, लेकिन एक पे ही डटे रहें। ये ना हो कि आप एक महीने द हिंदू पढ़ें और दूसरे महीने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें और तीसरे महीने दोबारा से द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर दें। एक पे अड़े रहें, एक को ही फॉलो करें एंड तक। ओके, एक को पहले आप दोनों को पहले खबरें देख लें, आपको जौन सा अच्छा लगे उसी को एंड तक निभाएं। ओके, उसी को उस पर स्ट्रिक्ट तरीके से उसको फॉलो करें। जैसे आप चूज कर लें कि आपको द हिंदू पढ़ना है, एग्जाम्पल के मैं कहूंगा, अगर आप सोच लिया कि द हिंदू पढ़ना है, इसके बाद आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो सिलेबस है आपका, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उनको देखें और उनके आधार पर आपको ये पता लग जाएगा कि एक पूरे न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। क्योंकि पूरे न्यूज़पेपर को पढ़ पाना, और खासकर आप पूरे दिन का 4 से 6 घंटे नहीं दे सकते केवल न्यूज़पेपर रीडिंग में। आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे में पूरा न्यूज़पेपर खत्म करना है, इंक्लूड नोट मेकिंग। ओके, तो आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। और जब आप द हिंदू पढ़े, एग्जाम्पल के बताओ, अगर आप द हिंदू आप पढ़ रहे हैं तो कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, एडिटोरियल जरूर पढ़ें। क्योंकि एडिटोरियल अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको एक एनालिटिकल जो आइडिया वो मिलेगा। साथ ही अगर जो दूसरे रिमेनिंग पार्ट है एडिटोरियल के अलावा, जो दूसरी न्यूज है वो कहीं ना कहीं से या तो किसी कोचिंग संस्थान के द्वारा, या जो डेली करंट अफेयर जो वेबसाइट उपलब्ध करा दी थी वहां से, या जो मंथली मैगजीन आती है वहां से कवर हो जाता है। लेकिन एडिटोरियल एक ऐसी चीज है जहां आपको एनालिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है। ओके, आपकी एक एनालिटिकल जो शक्ति है, जो पावर है आपकी, वो धीरे धीरे इवॉल्व होती है और उससे आपके अंदर जो किसी भी मुद्दे को समझने की जो क्षमता है उसके अंदर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, साथ ही जब भी आप पढ़ें, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप पढ़ें तो अपने पास सिलेबस जरूर रखें। चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस की। ओके, तो इस सिलेबस को हमेशा अपने पास रखें और आपको बिल्कुल दिमाग में रट जाना चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस कैसे पॉइंट है जो द हिंदू आर्टिकल में आ रखे हों और जौन से इंपॉर्टेंट है। और जैसे आप देख ले कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनके बाद थोड़ा सा आपको रिसर्च करना है इंटरनेट पर, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी चीजों का जो डाटा या फैक्ट है उनको किसी भी तरीके से एक एडिटोरियल में समाहित किया जा सके। तो आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर मान लीजिए कोई करप्शन के ऊपर टॉपिक आया है, तो करप्शन के ऊपर आपको जैसे 2-4 चीजें आप नेट से देख लें कि इंडिया की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड करप्शन में। ओके, और करप्शन के लिए कौन कौन सी कमेटीज बनी है, सरकार ने करप्शन को कर्ब करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो इस तरीके के जो एक बार आप बेसिक पॉइंट तैयार कर लेंगे तो आपको बार बार फिर इससे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साल में कई बार फिर ये चीजें रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है द हिंदू में, और आपको केवल 1 साल का ही द हिंदू पढ़ने की जरूरत है, नॉट मोर देन। ओके, इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो अगर आप नोट्स बना रहे तो चिंता ना लें, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं कि आपको हर रोज माउंट एवरेस्ट पढ़ना है। एक बार अगर आप, जैसे मैंने बताया कि करप्शन का टॉपिक अगर आप एक बार कवर कर लेंगे तो वो कई दिनों तक रिपीट होता रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूसरा टॉपिक बताऊं, जैसे कोविड-19 है, ये मार्च से लेकर अब तक द हिंदू में छाया रहता हर एक दिन। ओके, तो एक बार आपने कोविड-19 को एक बार पढ़ लिया, ठीक है, तो हर रोज
बहुत मुश्किल से ही शायद आपको एक पॉइंट उसमें ऐड ऑन करना पड़े, मुश्किल से ही। ओके, हो सकता है कि आपको एक हफ्ते में केवल एक पॉइंट ऐड करना पड़े, क्योंकि घूम फिर के उन्हीं पर एडिटोरियल आते रहते हैं। ओके, और जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। और डेली अब जब एक एक पॉइंट उसमें ऐड करेंगे तो आपको इससे डेली हर रोज थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी होता रहेगा। ओके, अभी मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ओके, साथ ही जो एडिटोरियल्स हैं, जो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको प्रीलिम्स के साथ किस तरीके से कंबाइन करके पढ़ा जा सकता है और ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब हम देखते हैं डेली करंट अफेयर को। मैं आपको बताऊंगा कि डेली करंट अफेयर को द हिंदू के प्रीलिम्स और मेंस के संग किस तरीके से कंबाइन करके पढ़ा जा सकता है, और साथ ही इन दोनों किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, ताकि आपको आसानी हो एग्जाम टाइम में। तो देखते हैं। देखिए, अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं डेली, ठीक है, अगर आप द हिंदू डेली पढ़ रहे हैं तो ये मोर इनफ है आपके स्टैटिक के लिए और फैक्ट के लिए। तो आपको करना क्या है, जब आप पूरा न्यूज़पेपर गो थ्रू कर लें तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है कि एक रजिस्टर बनाना है। ओके, उसमें डेली 5 to 6 से ज्यादा फैक्ट नहीं आएंगे, और इसी के अंदर, इसी रजिस्टर के अंदर आप GS1, GS2, GS3, GS4 के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को आप इसी में लिखेंगे। हर टॉपिक के लिए, यानी कि हर GS के लिए, जनरल स्टडीज के लिए आप अलग अलग रजिस्टर ना बनाएं। पहली बात तो आपको ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, और एग्जाम टाइम में जब रिवीजन का टाइम आएगा उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी। तो एक ही रजिस्टर बनाएं और उसी के अंदर ही जितने भी फैक्ट हैं, जो डेली करंट अफेयर के जो फैक्ट हैं, उनको इसी के अंदर लिखें। इससे आपको होगा कि साल के एंड में आपको केवल एक ही किताब पढ़नी पड़ेगी बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए, और इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज पे जाने के लिए। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए हो गए A4 साइज रजिस्टर। और जब आप मेंस की बात करें तो मेंस के लिए आपको करना क्या है कि जो A4 साइज जो लूज शीट होती है, लूज शीट वो ऐसी होती है जिन पर आप प्रिंट आउट भी निकलवाते होंगे A4 साइज की। आप स्टेशनरी पर जाएंगे, आपको बता देगा कौन सी होती है A4 साइज शीट की। तो आपको करना क्या है कि मेंस के लिए A4 साइज की जो शीट होती है उनके ऊपर मेंस की नोट्स मेकिंग करनी है। मैं इसके लिए A4 साइज की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर मान लीजिए कि कल के दिन आपको पॉइंट उसमें ऐड करना पड़े किसी भी टॉपिक में, तो आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके, लाइनिंग वाला लेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, लेकिन जैसे आपको जो लूज शीट होती है उसमें आप धीरे धीरे करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इनको ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आप बिगिनर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर के लिए जो काफी मशहूर जो वेबसाइट्स हैं, IS बाबा, विजन आई, दृष्टि आई, और भी जो डेली वेबसाइट जो डेली करंट अफेयर उपलब्ध करवाती हैं, तो आप उन पे भी डेली जो स्टार्टिंग फेज में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको देखना है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप इनिशियल स्टेज में जाएं, लेकिन धीरे धीरे आप जब आधा धीरे डेवलप कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हार्डली 20 मिनट्स में आप जितने भी प्रीलिम्स के जो फैक्ट हैं न्यूज़पेपर से, पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर से, आप उनको पूरे आसानी से निकाल लेंगे, उनका पूरा निचोड़ निकाल लेंगे अपने लिए। ओके, और धीरे धीरे आपको बहुत आसानी से लगने लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनको ऑर्गेनाइज करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए तो आप एक रजिस्टर ले लेंगे तो उसी में सारे फैक्ट आ जाएंगे। तो ये बात तो ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन मेंस के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। मेंस के लिए आपको करना क्या है, देखिए ये होती है A4 साइज शीट, है ना। तो इस पे मान लीजिए आपने लिख दिया एक बार कोविड-19 के बारे में, आपने पूरा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दी कि कहाँ से आया है, इसकी कॉजेस क्या हैं, इससे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इसका जियो पॉलिटिक्स पर क्या असर है। तो एक बार मान लीजिए आपने कोविड-19 आपने कर लिया। ओके, तो करना क्या है आपको इसके बाद, ये होती है L शेप फोल्डर्स। ओके, ये दो साइड से केवल खुली रहती हैं और दो साइड से बंद। आप स्टेशनरी पे जाएंगे, आपको बता देगा L शेप फोल्डर क्या होती हैं। तो आपको करना क्या है, हर GS के लिए, यानी कि GS 1, 2, 3 और 4 के लिए आपको अलग अलग L शेप फोल्डर बना लेना है। ओके, और इनके अंदर ही आप ये जो आपने जो हर रोज डेली मेंस के जो आपने लिखे हैं, ठीक है, आपने जो डेली मेंस के जो ये नोट्स बनाए हैं, इनको आप धीरे धीरे इसके अंदर रखते जाएंगे। और आपको करना क्या है, इससे आप जैसे ही GS1 के अलग अलग बनाते रहेंगे, आपको पता लगता रहेगा कि केवल महीने के अंत में आपके पास हार्डली 10 to 15 पेजेस होंगे केवल रिवाइज करने के लिए। ओके, तो आपको अब महीने के आखिर में केवल आधा घंटा लगेगा पूरे महीने की जो चीजें आपको रिवाइज करने के लिए। इससे होगा क्या कि आपकी पहली बात तो हैंडलिंग आसानी हो जाएगी। ओके, और दूसरा क्या है कि जो GS1 और 2 इन सब के आधार पर जब आप सेग्रीगेट कर देंगे पूरे नोट्स को, तो आपको जो रिवीजन टाइम है उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि रिवीजन
का जो टाइम है बहुत कम मिलता है यूपीएससी में, तो आपको सबसे ज़्यादा हेल्प इसमें होगी। अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि कितना बल्कि सी चीज़ है, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और धीरे धीरे जैसे ये जो इनका साइज है, यानी कि जो एल शेप फोल्डर, जैसे इनका साइज बढ़ने लगेगा, आपको केवल करना ही है कि केवल डेली करंट अफेयर आपको इनको फॉलो करते रहना है, और जो केवल एड ऑन पॉइंट है केवल उन्हें लिखना है, चीज़ों को रिपीट नहीं करनी है। ओके, और रिवीजन करते रहना है। तो आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि एनसीईआरटी से नोट्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा है कि बच्चों को काफ़ी ये प्रॉब्लम रहती है कि जब इनिशियल स्टेज में जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स के फील्ड से नहीं है तो कौन कौन सी किताबें लें। तो देखिए, आप किसी भी टॉपर के लेंगे, आप किसी को भी एक का सजेशन मान लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन एक पर स्टिक रहें, मटेरियल इकट्ठा ना करें, अपने घर को लाइब्रेरी ना बनाएं। ठीक है, आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करिए, अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे 6 से लेकर आप 12 तक स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहली बात तो बच्चे करते क्या है कि 6 का देखते हैं कि बहुत, अरे ये तो बहुत आसान है तो हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये गलती नहीं करनी। अगर आपको कोई दिक्कत है 6 से पढ़ लें, ज़्यादा दिक्कत है इंटरनेट पर सर्च करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ओके, आपने एक बार मान लीजिए किताब पढ़ ली हिस्ट्री की 6th क्लास की आपने किताब पढ़ ली है, तो आपको तुरंत ही जैसे आपने पहली बार पढ़ी उसकी नोट मेकिंग नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे आपने पहली बार पढ़ी उसकी नोट मेकिंग नहीं करनी है। जैसे ही आप उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ लें, आपकी जो मेमोरी की जो पावर होगी उसके आधार पर आप देख लें, लेकिन कम से कम आप उसको 3 बार पढ़ें। और जब 3 बार पढ़ लें उसके बाद आप देखें कि क्या क्या चीज़ें आप भूल रहे हैं। ओके, जैसे आप देखेंगे जो जो चीज़ें भूल रहे हैं उनको दोबारा से आप किताब में देखें और उन चीज़ों को फिर नोट्स में लिखें। क्योंकि अगर आप पहले रीडिंग के बाद ही अगर नोट्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आप उसी किताब का जहां से आपने पढ़ा है उसी की बिल्कुल डुप्लीकेट एक और बुक बना देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ना तो उसको रिवाइज कर पाएंगे और ना ही वो इतनी इफेक्टिव होगी। उसको ऑर्गेनाइज करना इतना ना ही आसान होगा। ओके, और जब भी नोट्स बनाएं, जब भी इन मान लीजिए अगर आप हिस्ट्री की क्लास 6 का नोट्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले देख लें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब पिछले सालों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए प्रीलिम्स में और किस तरीके के पूछे गए मेंस में। तो जब आप ये दोनों देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक पूरे टॉपिक को या एक पूरे चैप्टर को किस तरीके से देखना, किस तरीके से हैंडल करना है। और आप देखेंगे कि हो सकता है कि पूरे चैप्टर में से, जब 6 से लेकर 10 तक पढ़े, तो हार्डली पूरे चैप्टर में से आप 2 पॉइंट भी ना लिखें। ओके, हर चैप्टर से, मतलब हर चैप्टर से कह रहा हूं ये, हर चैप्टर से आप हो सकता है 2 पॉइंट भी ना लिखें। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो एनालिसिस किया वो किस तरीके से आपको हेल्प करना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब बात मानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर उनको जाके जरूर देखिए, सिलेबस को बिल्कुल रट लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एंड तक। ओके, और जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें, ओके, जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो उनके जो पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी में क्लास 12 तक ये सिस्टम है कि जितने भी जो चैप्टर्स होते हैं उनके बैक साइड में और कहीं कहीं तो साइड में भी उन चैप्टर्स के क्वेश्चन लिखे होते हैं, तो उन क्वेश्चन को देखें और उनका आंसर लिखने की कोशिश करें या जवाब देने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि आपको एक एनालिटिकल थिंकिंग डेली डेवलप होगी, और जो डेली जो करंट अफेयर और द हिंदू आप कवर कर रहे हैं तो उससे आप इनको आसानी से लिंक कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो यूपीएससी जो एग्जाम है वो केवल डॉट का एग्जाम है। डॉट का एग्जाम कैसे कि आपको इसके अंदर बहुत सारे डॉट्स हैं, आपको केवल इनके अंदर लिंक बनाना है, और जिस दिन आपने पूरा लिंक बना लिया आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, ये एग्जाम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हासिल ना किया जा सके। इसको जो क्रैक कर रहे हैं वो भी ह्यूमंस ही हैं और आप भी ह्यूमन ही हैं, तो इसको कोई क्रैक करना ऐसा नहीं है कि आपके अंदर किस तरीके का सोल आएगा नया और वो पूरे एग्जाम को क्रैक कर देगा। ओके, तो आप अपनी केवल स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बदलिए और अब वो आपको काफी हेल्प करेगा। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में किसी भी तरीके की दिक्कत लगे तो आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, उसको सर्च करें। आपको जब कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो उसको नेट पे खोजें, शर्म ना खाएं कि आप क्लास 6 की चीज पढ़ रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रही। कोई दिक्कत नहीं है कि देखिए, आपको एंड में जाके आपको ही फेस करना, क्या नाम है, जब मेंस का आप रिजल्ट लिखेंगे, जब मेंस का पेपर लिखेंगे तो आपको ही वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी। तो कोई शर्म मत खाइए कि अगर आपको कोई चीज सर्च करनी पड़ रही है, कहीं से पूछनी पड़ रही है, पूछिए। जब आप पूछेंगे, जब आप वाई हर जगह लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि चीज़ों के आंसर कितने अच्छी तरीके से मिलते हैं। अब देखते हैं YouTube से किस तरीके से नोट मेकिंग की जा सकती है, क्योंकि 2015-16 के बाद काफ़ी जो पेनिट्रेशन बढ़ा है इंटरनेट पर, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करा है इंटरनेट पे पढ़ना। तो इंटरनेट पे पढ़ने के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हैं या कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है और नोट मेकिंग हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जब भी आप
यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ओके, अगर आप इंटरनेट पे कोई ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप उस वीडियो को डाउनलोड कर लें, ओके। इससे होगा क्या कि देखिए जो एड्स वैड्स आते हैं फालतू के, इससे आपका जो कंसंट्रेशन वो बिगड़ेगा नहीं, ओके। और डाउनलोडेड वीडियो के संग क्या है कि आप उसको बाद में एरोप्लेन मोड में लगा सकते हैं। इसके कारण जो बीच में कॉल या फिर जो मैसेज के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको जो कंसंट्रेशन उसको नहीं बिगाड़ेंगे। और जब भी यूट्यूब से आप पढ़ें तो अपने मोबाइल को हमेशा जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें ना रखें, हमेशा लैंडस्केप मोड में रखें, ओके। लैंडस्केप का मतलब ये होता है कि देखिए आपका जो मोबाइल है वो इस तरीके से होगा, ठीक है, ये पूरी स्क्रीन है, तो इसको आप पूरा लेटा दें इस तरीके से, ओके। तो जब आप इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन वो केवल एक ही चीज पर बने रहेगा, क्योंकि जब आप यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो केवल इतनी ही वीडियो सामने आती है पोर्ट्रेट मोड पे, और यहाँ पर केवल दूसरी वीडियो सजेशन में आने लग जाती हैं। तो आप हमेशा लैंडस्केप मोड में पढ़ें, ओके। और जब भी यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो अपने भटकाव को बचाने के लिए हमेशा अपने पास सिलेबस रखें और साथ ही एक नोटबुक रखें रफ, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट बिल्कुल इंटरेस्टिंग लगता है कि ये मेरे प्रीलिम्स या मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुरंत उसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि वीडियो बढ़ने के साथ साथ चीजें हम भूलते रहते हैं। तो जैसे आपको कोई पॉइंट लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल तुरंत नोट डाउन कर लें। साथ ही जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो किसी भी एक टीचर को फॉलो करें। बच्चे बार बार यहां से वहां शिफ्ट होते रहते हैं, इसके कारण होता क्या है कि मान लीजिए कि आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप किसी एक टीचर से आपने इकोनॉमी पढ़ी तो आपने उसके 3 लेक्चर देख लिए, लेकिन हो सकता है जो अगर आप दूसरे टीचर पे शिफ्ट कर जाएं उसके आप स्टार्टिंग से देखें तो पहली बात तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और हो सकता है कि वो उसने दोबारा से जो नई चीजें पढ़ाई वो पहले से जानते हो, तो आपका क्या है, टाइम वेस्ट के कारण जो मटेरियल है आप उसको नया इकट्ठा करते रहते हैं पीडीएफ के थ्रू। तो सबसे पहले आप टीचर चॉइस कर लें कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, और केवल उतना पढ़ें जो एक ऑफिसर को पढ़ना चाहिए, ओके। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर पीएचडी ना करें। बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब से जब पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल के लिए वो अगर इस्लाम को पढ़ रहे हैं तो केवल इस्लाम के बारे में उतने पढ़ें जितना आपका सिलेबस है, यानी कि यूपीएससी। यहाँ पे केवल मैं इस्लाम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसका मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। अगर इस्लाम के बारे में यूपीएससी में जो प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखेंगे समझ जाएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस्लाम के बारे में उतना ही देखिए जितना इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे देखने लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम की डिबेट देखने लगते हैं, राजनीति में इस्लाम के बारे में क्या चल रहा है, या कोविड-19 के बारे में उतना ही देखें जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब डेली कितने केसेस बढ़ रहे हैं ये तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, तो उतना ही देखें जितना आपको जरूरी है ऑफिसर बनने के लिए। आपको पीएचडी स्कॉलर या कहीं का प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको केवल ऑफिसर बनना है और सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस लेनी है। तो अपना एम यही रखें कि कभी भी दिशा ना भटकें और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विस है उसमें जॉब के लिए हमेशा तत्पर रहें। जिन बच्चों ने कोचिंग और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे होते हैं उनका भी क्वेश्चन ये रहता है कि जो कोचिंग की तरफ से जो मटेरियल मिल रहा है उसको किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए, जो हम पढ़ रहे हैं या जो हम डेली जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उनको किस तरीके से एक साथ मिलाया जाए, उनको किस तरीके से सिंक्रोनाइज किया जाए। तो देखिए अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर रखा है अच्छी बात है, नहीं कर रखा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जो मार्केट में जो फैंसी मटेरियल घूमते रहते हैं, खासकर जो करोल बाग के इलाकों में, ठीक है, और जो मुखर्जी नगर में जो मटेरियल घूमते रहते हैं, उन फैंसी मटेरियल के पीछे ना भागें। आप अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखें। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज होगा जितने ज्यादा रिवीजन होंगे सक्सेस के रेट उतने ज्यादा होंगे। अपने घर को लाइब्रेरी गलती से भी ना बनाएं, ओके। अगर आपको कुछ नोट्स लेने ही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के लिए शंकर आईएएस के नोट्स इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, तो उनको आप रेफर करें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट के लिए 3 से 4 अगर आप नोट्स ले लेंगे और उनको पढ़े भी ना, केवल दराज में सजा के रख लें, उनको क्या फायदा। तो केवल एक ही नोट्स लें जो इंपॉर्टेंट हो, आपको समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा सा 2-3 नोट्स को देखें, आपको समझ में आने लगेगा कि कौन से जो नोट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और वो आपके एग्जाम के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और अगर आपको कोचिंग की तरफ से जो मटेरियल है वो उपलब्ध कराया गया है, तो कोचिंग के जो नोट्स हैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट ना कर दें अपने नोट्स में। बच्चे क्या करते हैं, जो कोचिंग मटेरियल मिला उसको एक बार पढ़ा और तुरंत अपने जो नोट्स है उसमें जाके तुरंत डिट्टो बिल्कुल वैसे की वैसी एक और नई किताब बना दी। जैसे कि मैंने आपको एनसीईआरटी के स्लाइड में बताया था कि जब आप 2 से 3 बार एनसीईआरटी किताब पढ़ लें उसके बाद नोट्स बनाएं, तो ऐसे ही कोचिंग का मामला है कि जब आप कोचिंग के जो नोट्स हैं वो 2 से 3 बार पढ़ लें, जब आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन चीजें मुझे छोड़नी है, तो जो चीज बच जाती है उनको ही नोट्स में उतारें। क्योंकि एंड टाइम पे आपको नोट्स इस तरीके से बनाने जो फीजेबल हों,
जो आपको आसानी से आप उनको गो थ्रू हो सकें और आसानी से याद उन्हें कर सकें। ओके, और जैसे ही आप इन सबको पढ़ लें, केवल अपने जो नोट्स हैं उनमें केवल अपने ही जो बनाए हुए पॉइंट्स हैं उनको ही जोड़ें, बिल्कुल डिट्टो पेस्ट बिल्कुल भी ना करें। और किसी भी तरीके से जो कोचिंग का जो मटेरियल है या इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल आता है उन पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, टोटली डिपेंडेंट ना हो, ठीक है। इनको आप सप्लीमेंट की तरह देख सकते हैं, इनको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मतलब कि आप टोटली इन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ओके, और खासकर इस तरीके जो मटेरियल होते हैं इन सबसे दूर रहें कि फलाना कोचिंग सेंटर ने बिल्कुल फ्री यूपीएससी मटेरियल निकाला है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ और आप फ्री के चक्कर में जो नई नई उनके जो मटेरियल है उनका प्रचार करना और स्टार्ट कर देते हैं और जाके पीडीएफ डाउनलोड करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस तरीके की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपका जो मटेरियल है, जो टेक्स्ट बुक है, आपके जो डेली करंट अफेयर द हिंदू है, वहां से पढ़ें। जो आपने यूट्यूब से जो चैनलों से सीखा है केवल उनको लिमिटेड रखें। बार बार आप यूट्यूब या कोचिंग संस्थानों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें। और कोचिंग और यूट्यूब की किस तरीके से नोट्स बनाने हैं वो वैसे ही होंगे जिस तरीके से आपको मेंस के नोट्स बनाने मैंने सिखाए हैं न्यूज़पेपर से। ओके, किस जैसे मैंने आपको बताया था ना कि क्या नाम है, A4 साइज जो शीट है उसमें अलग अलग बनाने, फिर एल शेप फोल्डर में रखने। तो इस तरीके से आप कोचिंग जो संस्थान के नोट्स हैं, यूट्यूब के जो नोट्स हैं और जो मेंस के नोट्स हैं, मतलब जो करंट अफेयर के जो नोट्स बनाएंगे आप द हिंदू से और जो एनसीईआरटी से, उनको उन सभी को जो मेंस के जो आप नोट्स बनाएंगे उनको एक ही यानी कि एल शेप फोल्डर के जो मैंने आपको मेथड बताया है, A4 साइज जो शीट में आप लिख के लिखेंगे उसी आधार पर चलें और आपकी जो सक्सेस होगी वो आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सभी चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी लगे, कोई भी प्रॉब्लम लगी हो वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी चीज समझ में ना आई हो, ताकि हम आपकी क्वेरी दूर कर सकें। आपसे दोबारा से एक बार अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। थैंक यू।